स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं आसमान में पक्षी उड़ रहे होते हैं। फीमेल लीड बोलती है जैसे जैसे महाद्वीप दिनों दिन गहरे भूस्खलन में डूब गया, राज्य की राजकुमारी होने के नाते मुझे साम्राज्य के युवराज से शादी करनी थी। यह शादी साम्राज्य और राज्य के बीच की शांति का प्रतीक बनाने के लिए किया गया था। दुल्हन आर्सिनो थी, न्यू पारानासा। आर्सिनो शादी के जोड़े में बेहद ही खूबसूरत दिख रही होती है। इसे सभी ने प्रतिष्ठा में एक शानदार विधि बताया, क्योंकि मैं नाम की राजकुमारी थी, एक ऐसी उपपत्नी की बेटी जो कभी गुलाम हुआ करती थी। तभी आर्सिनो की तरफ हाथ बढ़ता है। युवराज मुस्कुराते हुए बोलते, मेरी आर्सिलोना। वह सही थे, मैंने भी इसे किस्मत का संयोग माना। आर्सिलोना अपना हाथ युवराज के हाथ पे रखती है और वो बताती, मेरे पिछले जीवन में शादी के माध्यम से मैंने खुशी का सपना देखा था। सीन चेंज होकर अंधेरे तय खाने में आता है, जहाँ पे युवराज जा रहे होते हैं गाना गुनगुनाते हुए, और वह एक दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दरवाजे खुल जाते हैं। वह मुस्कुराते हैं, बोलते, मैं आ गया आर्सिलोना। आर्सिलोना जिसकी हालत बहुत ही खराब दिख रही होती है, वह बोलते हैं, आपकी आंखों में वह चमक, मुझे लगता है कि आप काफी अच्छी जिंदगी जी रही हैं। राजकुमारी ये सुन के वह गुस्से से उनकी तरफ देखती है। उसके पैरों में जंजीरें होती है। वह बोलती है, खोखले शब्दों का सिलसिला बंद करो। युवराज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते, ऐसा मत करो। और वह उसके सामने बैठते हुए बोलते, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये सुन के आर्सिलोना को समझ नहीं आता है। वह बोलते, आखिर में मेरा गाँव, क्या तुमने पैरानासा पे विजय प्राप्त कर लिया है? युवराज उससे दूर होते हुए बोलते, हाँ, आपकी जानकारी से ये मुमकिन हो पाया। वह गुप्त रास्ता खासकर उपयोगी था। वह सीधे शाही परिवार के निवास स्थान तक जाता था। यह सुनकर आर्सिलोना परेशान हो जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलते, उस बदमाश ग्रैंड जनरल ने मुझे थोड़ी परेशानी दी, लेकिन मैंने उन्हें काफी आसानी से नष्ट कर दिया। आर्सिलोना डर के मारे कुछ बोलने वाले होते हैं, फिर वह अपने आप को शांत करते हुए बोलती है, तो फिर मेरी माँ का क्या? यह सुनकर युवराज उसकी तरफ देखते हुए बोलते, हाँ, तुम्हारी माँ की हत्या पहले ही हो चुकी थी, उनका केवल शव बचा था। यह सुनकर आर्सिलोना हैरान हो जाती है। वह मन में बोलती, यही है उसका असली रूप। युवराज उसकी तरफ देखते हुए बोलते, क्या तुम सच में रो रही हो? और यहाँ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो तुम्हारे अंदर कोई भावना ना हो। क्या अद्भुत नजारा था। वह मन में बोलते, मैं कुछ भी नहीं रोक सकी। वह बोलती, मुझे लगता है कि अब तुम मुझे मार डालोगे। वह अपने दोनों हाथ फर्श पे रख अपना सर झुकाकर बोलते, मेरी आखिरी गुजारिश है, मुझे कृपया आत्महत्या करने की अनुमति दें। वह अनमोल तलवार जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। यह सुनकर युवराज मुस्कुरा रहे होते हैं। वह अभी भी अपना सर झुकाए हुए बोलती है, मुझे अपनी जन्मभूमि के किसी अवशेष के पास मरने की अनुमति प्रदान करें। यह सुनकर युवराज उसके सामने खंजर फेंकते हुए बोलते, तुम कितनी दयनीय हो, मानो मैं उस औरत पे इतनी दया भी नहीं कर सकता कि जो मेरी पत्नी थी। ये लीजिए वह मैली कुचली पुरानी चीज जिसे आप इतना प्यार करती थी। यह बोलकर वे वहाँ से मुड़ जाते हैं और जाते हुए बोलते, अलविदा आर्सिलोना। गार्ड वहाँ से जाते हुए बोलते, कितना घिनौना गद्दार है। आर्सिलोना ने अभी भी अपना सर झुकाए हुए रखा होता है। उनके जाने के बाद वह उठती है, फिर वह खंजर पकड़ते हुए बोलती है, यह चुनाव भी विनाशकारी साबित हुआ। वह खंजर में खुद को देखते हुए बोलती है, मूर्ख आर्सिलोना। वह खंजर को छूते हुए सोचती है, चांदी का खंजर, शायद मैं इस महाद्वीप पर एकलौती व्यक्ति हूँ जो इसकी शक्ति को जानती है। यह सोचकर वह उस खंजर को अपने गले की तरफ रखती है। बताती है, जब भी मेरी मृत्यु चांदी के खंजर से होती है, मैं उसी गर्मी के मौसम में लौट जाती हूँ जब मैं 12 साल की थी। मैं अब तक 3 जीवन जी चुकी हूँ और हर बार मैं उस युद्ध को पसंद करने वाले युवराज के धोखे में आ गई और अपनी जान गंवा बैठी। मैंने अपनी पहली जिंदगी में पहली बार उसे रोकने की कोशिश की, दूसरी बार भागने की कोशिश की और तीसरी बार मैं खुद से जासूस बनने के लिए आगे आई, लेकिन वह भी समाधान नहीं था। वह मुझे अपनी मीठी बातों से लुभाता और फिर जब मैं उसके लिए किसी काम की नहीं रहती थी तो बिना सोचे समझे मुझे छोड़ देता था। वह ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती, सचमुच अगर चौथी बार भी वह स्थिति हो तब तो मैं मौत में ही शांति पाना पसंद करूंगी। यह सोचकर वो अपनी आंखें बंद करके खुद को खंजर मार लेती है। देखते अगले ही पल आर्सिलोना ने अपनी आंखें खोल ली होती है। वह इस वक्त बहुत ही घबराई हुई होती है। उनमें सोचते मैं वापस आ गई और वह अपने कमरे के बाहर वह खिड़की के बाहर देखकर सोचती है, मैं वापस आ गई। गर्मी के मौसम में 12 साल की थी। उसके बाद वह अपने बेड से नीचे उतरती, वह कॉरिडोर में आ जाती है। वह बेहद ही शांत होती है। वह कॉरिडोर में चलने लगती है, फिर वह अचानक ही भागने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे से पसीना गिरा होता है और वह जल्दी से एक कमरे के अंदर आ जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई होती है। तभी कोई बोलता, ओ लूसी, क्या गलत है, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या आपको कोई बुरा सपना आया? यह बोलकर वह अपना हाथ आर्सिलोना की तरफ बढ़ाती है, उसके चेहरे पे रखती है। आर्सिलोना अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी माँ को गले लगाकर सोचती है, मेरी दयालु और प्यारी माँ। भले ही महल में मेरे साथ अनचाहे मेहमान जैसा व्यवहार किया गया, लेकिन मेरी माँ के प्यार की बदौलत मेरा बचपन शांतिपूर्ण रहा। मेरे जीवन का वह पल बिखर गया था। राजा के 8 बेटे और 4 बेटियों की एक के बाद एक महामारी से मृत्यु हो जाने के बाद, क्योंकि मैं एकमात्र शाही वंशज बची थी जिसे साम्राज्य की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए भेजा गया था, यह जीवन अलग होगा, यह जीवन अलग होगा, यह अलग होना ही चाहिए। यह सोचकर वह बोलती है, माँ मेरी एक विनती है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, बोलिए। आर्सियोना बोलती है, कृपया मुझे मिलिट्री एकेडमी में भेज दीजिए। यह सुनकर उसकी माँ बोलती, आर्सियोना हिम्मत के साथ बोलती है, आपकी रक्षा के लिए माँ, और हमारे देश की रक्षा के लिए।
मैं सैनिक बनूंगी। सीन पास्ट लाइफ का होता है। आरसी योना रात के वक्त भाग रही होती है, लेकिन तभी वह अचानक ही गिर जाती है। युवराज उसकी तरफ आते हुए बोलते हैं, यह सोचना भी भयानक है कि तुम साम्राज्य से मुंह मोड़कर भागने की हिम्मत करोगी। ये बहुत ही दुखद है आरसी योना। ये बोलते हुए डरावना दिख रहा था। उसके हाथों में एक बड़ी सी कील होती है। आरसी योना सोचती है, मैंने अपने दूसरे जीवन में भागने की कोशिश की, लेकिन मैं बुरी तरह से असफल रही। वे युवराज की तरफ देखते हुए कांप रही होती है। युवराज बोलते, मुझे तुम्हें किस तरह की सजा देनी चाहिए ताकि आप फिर कभी ना जा सके। यह सुन के आरसी योना डरते हुए बोलती, योर हाइनेस, मैं गलती थी। लेकिन युवराज कुछ न सुन के वह डरावने तरीके से उसकी तरफ बढ़ जाते की लेके। जंगल में आरसी योना की चीख की आवाज गूंज जाती है। तीन चीन जो कि सुबह के वक्त का होता है, वह अभी भी जंगल में होती है। आरसी योना की आंखों में कोई भी भाव नहीं होते हैं और उसे जंजीर से पेड़ के नीचे बांधा गया होता है। कील कड़ी होने की वजह से उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। वह बताते उसे कई दिनों तक बांधकर वहाँ पे रखा गया था। उसके शरीर में फटने जैसा दर्द हो रहा था और जंगल में अकेले छोड़ दिए जाने का डर केवल अस्थायी था। इन बातों ने मुझे सचमुच पागल कर दिया। आरसी योना मन में लगातार बोल रही होती कि उसे भूख लगी है, लेकिन तभी वहाँ पे युवराज आते हैं। ये देख कर वे हैरान होती है। युवराज मुस्कुराते हुए बोलते, बहुत समय हो गया आरसी योना। लेकिन तभी आरसी योना को कुछ याद आता है। वह बोलते, योर हाइनेस, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे भूख लगी है। ये सुन के युवराज हाथ से इशारा करते हुए बोलते हैं, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे, इसलिए तुम्हारे लिए। युवराज का इशारा पाकर दो आदमी बोरी को लेकर आरसी योना की तरफ बढ़ते हैं। युवराज बोलते, मैं लाया हूँ एक तोहफा। बोलते हैं, आरसी योना के सामने उसकी माँ की लाश गिरती है। ये देख के पहले तो वह समझ नहीं पाती है, फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई होती है। ये देख कर वह जोर से चिल्लाती है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि उसके हाथों में लकड़ी कड़ी होती है, उसके गले में चैन होती है। वे चिल्लाते हुए बोलती है, माँ। युवराज हंसते हुए बोलते, मुझे पता था कि ये आपको पसंद आएगा, और वह डरावने तरीके से बोलते, खाओ। ये सुन के आरसी योना एक बार फिर हैरान हो जाती है। वे युवराज को देखते हुए बोलती, क्या आपने अभी क्या कहा? युवराज बोलते, मना करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी अनुमति देता हूँ। ये सुन के आरसी योना अपना सर नीचे कर लेती है। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर चलते हुए कान खजूरे पे जाते और वह जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कान खजूरे को खा लेते और मन में कहती है, किसी दिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कमी। आरसी योना को अपनी बात न मानता देख एम्परर गुस्से से बोलते हैं, तुमने मेरे तोहफे को ठुकरा दिया, उसके बदले में एक गंदे कीड़े को खा लिया। सैनिकों को इशारा करते आरसी योना को मारने के लिए। आरसी योना युवराज को देख रही होती है। वह मन में कहती, इससे भी कई अधिक पीड़ा। सीन चेंज जो कि प्रेजेंट का होता है। अकेडमी की घंटी बज गई होती है। कमरे के अंदर आरसी योना तैयार हो रही होती है और वह अपने बालों को भी बांध लेती है और उसने इस वक्त ट्रेनिंग के कपड़े पहने होते हैं। वह बताती है कि उसके 4 साल अकेडमी में पूरे हो चुके हैं। उसे हर रात अपने पहले जीवन के सपने आते हैं। मुझे याद दिलाते हैं कि मैं यहाँ की हूँ अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए, और उस कमीने को जान से मार डालो जिसने मुझे श्रापित भाग्य को दोहराने के लिए मजबूर किया। ऐसा करने के लिए मैं दुनिया की सबसे मजबूत तलवार उठाऊंगी। ग्रैंड जनरल वॉल्टर हाइबर्ग, अपने गुरु मुझे बनना होगा। इन ट्रेनिंग ग्राउंड को होता है। ट्रेनर चिल्लाते हुए बोलता, आप सब अपने पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहे हैं। जेरेनिमो, मेरी परदादी तुमसे भी तेज दौड़ सकती थी, अपनी गति बढ़ाओ। सभी लोग भाग रहे होते हैं। भाग तो एक लड़का बोलता है, मैं इसे ठीक से कर दूंगा सर। ट्रेनर चिल्लाते हुए बोलता है, वेडल, इस तरह दौड़ते रहोगे तो शौचालय पहुंचने से पहले तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। सुनकर वह लड़का बोलता है, मुझे माफ करे सर। और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, और आप सब बस 20 चक्कर लगाने के बाद ऐसे हो जाते हो। बताया जाता है जैन मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर है और ग्रैंड जनरल के अधीनस्थ। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या तुम लोग थोड़ा तेज नहीं चल सकते? बिल्कुल सुस्त। वे खुद में बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, एक वेयरवुल्फ और एक इंसान, उन दोनों की गति एक जैसी कैसे हो सकती है? लेकिन तभी वह ये देख के हैरान हो जाता है कि आरसी योना उसके आगे आ गई होती है। वह उसे देखते हुए बोलते हुए गुस्से से भरी हुई है। वह उससे बोलता है, क्या आपको कोई बुरा सपना आया है? ट्रेनर उससे बात करता है देखकर बोलता है, अगर आपके पास बात करने की ऊर्जा है तो अपने पैरों को और तेजी से हिलाइए। जो सबसे आखिर में दौड़ पूरी करेगा उसे स्कूल के सबसे ऊपर लगी घंटी से बांध दिया जाएगा। ये सोचकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर बाद देखते हैं उनका दौड़ना पूरा हो चुका होता है। इनमें से तो कुछ लोगों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। आरसी योना पानी पीकर अपना मुंह साफ करती है। लड़का रोते हुए बोलता है, स्पेशल ट्रेनिंग, इसमें ऐसा क्या खास है? ये तो बस नर्क है। आखिर किसने एक भेड़िए के प्रति जुनूनी व्यक्ति को ट्रेनर नियुक्त किया? ये सुन के नीले बाल वाला लड़का बोलता है, तुम फिर से मुसीबत में पड़ने वाले हो। आप जानते हैं कि वेयरवुल्फ की सुनने की क्षमता कितनी अच्छी होती है? ये सुनकर वे चिल्लाते हैं बोलता है, ऐश मुझे परवाह नहीं है, उसे मेरी बातें सुनने दो। ऐश को अपनी तरफ देखता देख वह जल्दी से दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या उसने सुना? ये सुन के आरसी योना हंसने लगती है। ऐश बोलता है, फिर भी वह ट्रेनर एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ग्रैंड जनरल का अधीनस्थ। ये सुनकर वह लड़का जल्दी से खड़ा होकर बोलता है, ग्रैंड जनरल? अरे झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रैंड जनरल का अधीनस्थ नशा
और भेड़िया हो। अगर ये सच है तो मैं अपने हाथ के बल 100 चक्कर लगाऊंगा। अर्सियोना और एसो से कुछ नहीं बोलते हैं। ये देखकर वह लड़का बोलता है, क्या सब लोग इतने उदास क्यों हैं? ट्रेनर उसके पीछे खड़े हुए बोलते हैं, एडेड ग्रोरो इमोलासा। ये सुनकर वह लड़का खड़ा होते हुए पीछे मुड़ता है। ट्रेनर को इतने गुस्से में अपने पीछे खड़ा देखकर वह डर गया होता है। गुस्से से बोलते हैं, तुम्हें कुछ पता है? इतनी सारी दवाइयाँ इसलिए लाते हैं ताकि वह तुम इंसानों को नुकसान न पहुँचाए। पर पूर्णिमा के दौरान उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाने के बावजूद वह बिना दवा के अपना मानसिक संतुलन खो दे और वह तुम्हारे जैसे आदमी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ये सुनकर उस लड़की की रोनी जैसी शक्ल बन गई होती है। इसलिए वह पूरे 3 दिनों तक खुद को कमरे में बंद कर लेता है और दवाइयाँ खाता है ताकि वह हिंसक न हो जाए। तो आप क्या कह रहे थे? ये सुनकर वह जल्दी से अपना सर बार बार झुकाते हुए बोलता, मुझे खेद है, मुझसे गलती हो गई। जैन वहाँ से जाते हुए बोलते, अगली बार सावधान रहें। अब लोटपोट होना बंद करे और जाकर खाना खाइए, क्योंकि आज दोपहर खुद जनरल द्वारा एक खास व्याख्या दी जाएगी। सुनकर अर्सियोना हैरान होती है। कुछ बच्चे ग्रैंड जनरल के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपस सीन चेंज होकर क्लासरूम का होता है। अर्सियोना क्लास में आ गई होती है। लड़का अर्सियोना को देखकर बोलता है, इधर आओ लूसी। इन अर्सियोना आगे बढ़ गई होती है। ये देखकर वह लड़का बोलता है, क्या तुम अकेले किनारे पे जा रही हो? अर्सियोना जाते हुए बोलते हैं, आप लोग बहुत ध्यान भटकाते हैं। ये सुनकर वह लड़का रोने लगता है। अर्सियोना कोने में जाकर बैठ गई होती है और वह बेहद ही शांत होती है। सभी लोगों की नजरें दरवाजे पे होती है। अर्सियोना याद करती है उसकी तीसरी जिंदगी में। युवराज बोलते हैं, वेल्टर हाइबर्ग, क्या उस आदमी को लुभाने का कोई तरीका नहीं है? अर्सियोना का कंधा पकड़कर चिल्लाते हुए बोलते हैं, चाहे तुम्हें अपनी जान भी बंधक बनानी पड़े, इस कमीने को मेरे पास लाओ। वह मन में बोलते ही वही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस घमंडी युवराज को हराने का साहस किया। युवराज कुर्सी पे बैठे हुए बोलते हैं, वेल्टर, अगर वह ना होता तो मैं पैरानासा का राज्य बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता और फिर वह मूर्खतापूर्ण शादी का खेल कभी नहीं होता। ये याद करके वह मन में कहते हैं, शायद वही मेरी बदकिस्मती का जड़ हो। लेकिन सीन प्रेजेंट का होता है, तभी किसी के जूते दिखते हैं। अर्सियोना मन में बोलती है, साथ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो दुर्भाग्य को खत्म कर सकता है। अजय सेनापति वह झुंड जिसने राष्ट्र को बचाया, पैरानासा का अभिमान। अर्सियोना की आंखें हराने से बड़ी हो गई होती है। ग्रैंड जनरल को देखकर वह मन में बोलती है, ग्रैंड जनरल वेल्टर हाइबर्ग, लोहा रक्तवान युद्ध परिवार, काउंट हाइबर्ग का घराना। उनमें से वेल्टर असाधारण थे। मिलिट्री एकेडमी के समय से पहले ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। मिलिट्री इतिहास में सबसे कम उम्र में ब्रिगेडियर जनरल और 20 से 25 साल की उम्र में उन्होंने लैकेनो प्रजाति के को जबरदस्त रूप से दबाकर जनरल के पद तक तरक्की की। युद्ध क्षमता, रणनीति, आखिरी फैसला करना, नेतृत्व, वेल्टर हर मामले में श्रेष्ठ था और उसकी राक्षसी तलवार ड्राउन, वह तलवार जिसे छूने वाला कोई भी व्यक्ति उसके मालिक के अलावा पागलपन से मर जाता है, जिसने उन्हें महाद्वीप का एक मिथ्या बना दिया। ये याद करके वे ग्रैंड जनरल की तलवार को देखकर बोलती है, ये तलवार वही होनी चाहिए, ये मेरी उम्मीद से कई ज्यादा साधारण दिखती है। ग्रैंड जनरल बोलते हैं, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं वेल्टर हाइबर्ग, सेंट्रल कमांड का कमांडर इन चीफ और आयरन कल्स का बटालियन कमांडर हूँ। अर्सियोना सोचते हुए मेरी कल्पना से कई अधिक नाजुक दिखता है। लड़का जनरल को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, कहा था कि वह विशालकाय और देखने में भयानक है। ऐश बोलता है, हाँ क्या वह ज्यादातर इनके जैसा नहीं दिखता? क्या कोई विद्वान किसी सैनिक से कई अधिक सुंदर है? तभी जनरल टेबल पे हाथ रखते हुए बोलते, ध्यान देने के लिए मैं गोपनीय जानकारी लीक न करने की शर्तों का पालन करते हुए आपके सवाल को जवाब दूंगा, इसलिए बेझिझक पूछे। सुनकर सभी लोग हाथ उठाते हुए बोलते हैं, ये सच है जो तलवार तुमने पहनी हुई है वह श्रापित है? कोई और बोलता है, क्या रॉयल गार्ड और अन्य बटालियन के बीच का वातावरण बहुत अलग होता है? लोग इसी तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। अर्सियोना कुछ सोचते हुए मन में कहती है, मैं कैसे कर सकती हूँ? उन सभी की बातों का जवाब दे रहे होते हैं। अर्सियोना सोच रही होती है, मैं उसे अपना कैसे बना सकती हूँ? वेल्टर अपने सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति है। मुझे पहले उसका विश्वास जीतना होगा। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे वह आज के बाद मुझे याद रखे। कभी कोई बोलता है, मैंने सुना है कि ग्रैंड जनरल की आपके यहाँ एक लाइकन उप कमांडर के रूप में काम करता है। अर्सियोना सोच रही होती है, व्याख्या खत्म होने के बाद वह बात करने का अनुरोध करेगी। तभी वह लड़का दोबारा बोलता है, लेकिन क्या तुम लाइकन के नेता को मारकर ग्रैंड जनरल नहीं बने थे? क्या उसके बाद आपके अधीन मौजूद लाइकन ठीक थे? अर्सियोना उस सवाल को सुनकर गुस्से से अपने मन में बोलती है, ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल कौन पूछता है? मेरा दिमाग तो पहले से ही उलझन में है। वह नेता टैलकिंस लाइकन बनने से पहले ही अपराधी था। उसने हीरो होने के नाटक किया, जबकि उसने गुपचुप तरीके से फैंटम घास पर कीमत बढ़ा रखा था। फिर उसने लाइकन को बहलाया फुसलाया, अपने जाल में फंसाया जो उसके बिना बेकाबू हो गए थे और उन्हें अपने विरोध के लिए बलि का बकरा बनाया। ऐसे अपराधी को फांसी देने में नस्ल भेद का मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? लेकिन तभी उसकी नजर सामने जाती है, क्योंकि सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। धीरे से बोलते, रुको, क्या मैंने बहुत जोर से बोल दिया? लड़का अपना सर हाँ में हिलाकर बोलता है, बिल्कुल।
और जनरल ये सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वह बोलते मुझे नहीं पता था कि एक कैडेट को इतनी गोपनीय जानकारी कैसे मिली। अपराधी के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कोई शांति नहीं थी। और सियोना तो यह सुनकर परेशान हो गई होती है। आगे बोलते भविष्य में इस सवाल में दोष है। एक बार जब आप सेना में शपथ लेते हैं तो आपका मूल स्वरूप एक सैनिक से ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता है। राज्य को खतरे में डालने वाली कोई भी चीज, चाहे इंसान हो या वेयरवुल्फ, हर कोई दुश्मन है। इसके उलट जो कोई भी राज्य को लाभ पहुंचाएगा उसे बिना किसी भेदभाव के संरक्षण दिया जाएगा। ये मत भूलो कि ये पैरानासा का सैन्य कानून है। यह सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ सर, और यहीं पे व्याख्या समाप्त हो जाती है। सभी लोग क्लासरूम से जा रहे होते हैं। तभी जनरल आरसीओना को बोलते हैं, बात करने के लिए थोड़ा समय मांगते हैं। आरसीओना को देख रहे होते हैं। दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहे होते हैं। जनरल आगे चल रहे होते हैं। आरसीओना उन्हें देखते सोचते हम पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं, उसे मेरा नाम कैसे पता। दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में आगे होते हैं। जनरल आरसीओना की तरफ देखते हैं। आरसीओना भी घबराते उन्हें ही दिख रही होती है। तभी जनरल अपने सीने पे हाथ रखकर बोलते हैं योर हाइनेस। ये सुन के आरसीओना हैरान होते हैं। बोलते क्या तुम मुझे जानते हो? जनरल बोलते राज परिवार की सेवा करने वाला कोई व्यक्ति राजकुमारी को कैसे नहीं जान सकता। सुना कि आपने अकेडमी में दाखिला लिया, लेकिन मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगा। आरसीओना बोलती मैं हैरान हूँ, महल में भी मुझे पहचानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। जनरल आरसीओना की तरफ देखते हुए बोलते हैं कुछ दिनों पहले ही मेरी मुलाकात लेडी शीला से हुई थी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रही थी। शायद मेरे लिए ऐसा कहना गलत होगा। आपको महल लौट जाना चाहिए। क्षेत्र एक खतरनाक जगह है। आरसीओना बोलती है ऐसा लगता है कि आपका मेरी माँ से कोई संबंध है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। जनरल आरसीओना को देखते हुए बोलते हैं वास्तविकता में युद्ध की स्थिति इससे कई अधिक कठोर होगी। आप इसे सहन नहीं कर पाएंगी। ये सुन के आरसीओना सोचती है उन्हें तो मैं 16 साल की नौसिखिया जैसी दिखती हूँ। वह बोलती है जनरल क्या आपको पता है कि शाही महल में इस समय कितने राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं? जनरल बोलते 10। आरसीओना बोलती है 10 लोगों में से कितने लोग अधिकारी रानी की संतान नहीं थे? जनरल बोलते एक व्यक्ति। आरसीओना बोलती ये सही है, और वह केवल मैं हूँ। मेरी माँ को नाम तक भी नहीं दिया गया था। वह महज एक रखेल थी। वह द्वितीय महल से बाहर नहीं निकल सकती। यह एक आलीशान और आरामदायक पिंजरा है। जनरल बोलते राजकुमारी। आरसीओना बोलती अगर मैं वापस लेट गई तो मेरे साथ भी यही होगा। ख्याल के बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं महल में फंसे रहने के बजाय कुछ सीखना चाहती थी। बोलते भले ही आप महारानी की संतान ना हो, आप अभी भी शाही परिवार का सदस्य हैं। आरसीओना बोलती है वह शब्द क्या वह ईमानदार है? जनरल बोलती इसमें कोई शक नहीं है। वह बोलते जनरल आपको पैरानासा शाही परिवार के प्रति वफादार रहना होगा। जनरल बोलते हाँ जब तक मैं सांस ले रहा हूँ। ये सुन के आरसीओना मुस्कुराने लगती है। वह बोलती है अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि यह निष्ठा कभी भी डगमगाएगी नहीं। जब भी शाही परिवार के लोग मर जाएंगे और केवल ही बची रहूंगी, आप स्वाभाविक रूप से मेरे बारे में सोचेंगे। जनरल आरसीओना को देखते हुए बोलते मैं समझ गया, आप महल से बाहर क्यों आए, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसे सेना को ही क्यों सौंपना पड़ा? पहले तो आरसीओना हैरान होती है, फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है जनरल साहब मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए था। और वह मन में बोलती तुम्हें अपना बनाने के लिए। बोलते आप मेरे साथ काम करना क्यों चाहती थी? वह मन में सोचते क्योंकि तुम मेरे रक्षक बनोगे। हंसते हुए बोलते क्योंकि आप प्रभावशील हैं। जनरल बोलते क्या ऐसा है? आरसीओना मुस्कुराते हुए बोलते उसकी गर्दन मोड़ दे, कृपया याद रखें। जनरल बोलते हाँ आप भी राजकुमारी। लेकिन तभी उन्हें आरसीओना का छोटा वाला रूप याद आता है। सर झुकाकर बोलते मैं आपसे ग्रेजुएशन समारोह के बाद आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहूंगा। बोलकर वे वहाँ से जा रहे होते हैं। आरसीओना उनकी तरफ देखते हुए सोचती है मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा जिस दिन आप उस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। उसकी गर्दन मोड़ दो। स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा।